हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेयांश एंड एवरीबॉडी वेलकम टू दिमागी कसरत यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपका यूनिट 2 हो रहा है मैराथन में। क्या हो रहा है? यूनिट 2 हो रहा है, ठीक है। ये यूनिट 2 आपकी आनी थी कब? आपकी 8 फरवरी को आनी थी, बट आज आ रही है। तो ये क्यों? तो इंटरनेट स्टॉप हो गया था ना, तो इसी वजह से नहीं आ पाई थी वीडियो। लेकिन उस सभी की वीडियो और आज की वीडियो मिला कर आज वीडियो आ जाएगी, और उसके बाद अपना जो रूटीन पे चलता है उस तरह से रूटीन पे अपना नॉर्मल रूटीन पे चलेगा, ठीक है। तो इंटरनेट स्टॉप था इसीलिए नहीं आई थी, लेकिन आज मैं सभी को करवा दूंगा उस दिन का और आज का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज तो सिर्फ इंग्लिश बोल लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। 8 फरवरी की वीडियो को आ रही है आज इंटरनेट स्टॉप की वजह से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहला है हम लोग का टॉपिक थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, थॉर्नडाइक, वाटसन, पावलो और स्किनर, ठीक है। देखिए, व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, विभिन्न उत्पत्तियों के प्रति सीखने वाले की विशेष अनुक्रियाएं होती है। इस उद्दीपन तथा अनुक्रियाओं के साहचर्य से उसके व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं उनकी व्याख्या करना है इस सिद्धांत का उद्देश्य होता है। इस प्रकार के सिद्धांतों थ्योरीज के अंतर्गत थॉर्नडाइक, वाटसन और पावलो तथा स्किनर के जो है आपका लर्निंग थ्योरी आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि थ्योरी, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर है ना। तो हम लोग इस थ्योरी को हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग हटते हैं यहाँ से। हम लोग को जो थ्योरी पढ़ना है वही हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी एक्सपेरिमेंट्स हम लोग को नहीं कुछ देखने हैं, शास्त्रीय, ठीक है। कंडक्टिंग थ्योरी आपकी है, तो इसमें आपकी कुछ नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म ऊपर के जितना थोड़ा सा वर्ड था वही आपकी थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म थी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक की। सेकेंड टॉपिक है सीखने के संज्ञावादी सिद्धांत, ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। पहला, सूचना प्रसंस्करण थ्योरी इसी को कहते हैं। कहीं पे भी पूछे कि इसमें सूचना प्रसंस्करण थ्योरी किसको कहते हैं, तो सूचना प्रसंस्करण थ्योरी आप जो है वो आपके कॉग्निटिज्म को लगा दीजिएगा, कॉग्निटिज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग। जैसे आपको नाम दिखा देता हूँ, कॉग्निटिज्म, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए, सूचना प्रसंस्करण थ्योरी बताता है कि ह्यूमन मस्तिष्क, जो ह्यूमन मस्तिष्क होता है, ह्यूमन ब्रेन संगणक की तरह वर्क करता है। संगणक की तरह यह सूचना ग्रहण करता है, इस पर वर्क करता है, इसके प्रकार एंड विषय कंटेंट को परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन का संग्रह करता है, इसे पूर्ण प्राप्त करता है एंड इसके लिए उत्तर देता है। इस थ्योरी के अनुसार लर्निंग एक संज्ञानात्मक प्रोसेस है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। लर्निंग इस प्रोसेस में ब्रेन संगणक की तरह इंफॉर्मेशन को एकत्रित करता है एंड इसे पूर्व नॉलेज के संदर्भ में संगठित करता है, ठीक है। उसके बाद यह प्रक्रिया संकेतीकरण एनकोडिंग कहलाती है। इंफॉर्मेशन को संग्रहित करने की प्रक्रिया संग्रहण, स्टोरेज कहलाती है। सूचना को पूर्ण प्राप्त करने की प्रोसेस जब आवश्यकता होती है, पूर्ण प्राप्ति रिट्रीवल कहलाती है। इसे पूरे तंत्र निर्देशन नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जो यह निर्धारित करता है कि कब और कैसे इंफॉर्मेशन इस तंत्र से होकर गुजरेगी। सूचना प्रसंस्करण, इंफॉर्मेशन प्रसंस्करण संवैधिक स्मृति में एनकोड की जाती है, जहाँ प्रत्यक्षीकरण एंड अवधान निर्धारित करता है कि क्रियात्मक स्मृति में क्या संग्रहित किया जाएगा, जिसे फ्यूचर में उपयोग में लाया जा सके, ठीक है। संपूर्ण रूप से प्रसंस्कृत एंड पूर्ण निर्मित नॉलेज से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन दीर्घकालीन स्मृति का अंग बन जाती है, जिसे क्रियात्मक स्मृति में वापस जाने के लिए उत्प्रेरित किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। ओके, अभी ये हुआ बात आपका कि तो आपके यहाँ पे ये हुआ एक ना बात, एक बात उपयुक्त ये बात हो गई, एक बात ये हो गई क्या आपके एक और बात। तो फ्रेंड्स, ये था आपका सेकेंड टॉपिक। पढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड टॉपिक की तरफ।
अब हम लोग बात कर रहे हैं रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, ठीक है। लर्निंग एक सतत, सहज, निरंतर चलता एक सोशल प्रोसेस है जिसमें लर्निंग वाले अपने इन्वायरमेंट से परस्पर अंतर कार्यवाही करते हुए अपनी पढ़ाई से स्वयं लर्निंग करते हैं, ठीक है। बच्चे अपने आसपास की चीज़ से जुड़ा है, ठीक है। बीन करना, सवाल पूछना, करके देखना, अपना अर्थ खोजना बच्चे की स्वाभाविक प्रकृति होती है। रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग सिखाने के समान थ्योरी को कहते हैं जिसमें स्टूडेंट अपने ज्ञान नॉलेज की रचना या कंस्ट्रक्शन इन्वायरमेंट से वर्व करते हुए अपने पढ़े से स्वयं करता है। रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म को लर्निंग की प्राकृतिक या स्वभावगत थ्योरी कहते हैं तो शायद अधिक नाम होगा। बच्चा स्वाभाविक रूप से ही आपको दूसरों से जोड़ कर देखते हैं जिससे उसकी समझ विकसित होती है और अपने स्टडी के बेस पर वह अपने जीवन के वर्क कर पाता है। नॉलेज की रचना की इसी प्राकृतिक विधा को पेडागोजी में रचनावाद कहा गया है, ठीक है। रचना बाल केंद्रित पेडागोजी का मुख्य मेन आधारभूत थ्योरी है। इस व्यवस्था में बच्चों के एजुकेशन, उनकी अभिरुचि और उनकी सक्रियता को केंद्र में रखकर पठन पाठन का माहौल तैयार किया जाता है। बाल केंद्रित व्यवस्था में टीचर एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में बच्चे को लर्निंग के लिए यथोचित सामग्री, लर्निंग के सहज संदर्भ को चुने गए और निरंतर उनका सतत और व्यापक मूल्यांकन इवोल्यूशन करते हुए उन्हें अपनी क्षमताओं के विकास के अवसर के लिए उपलब्ध की महती भूमिका का दायित्व देता है, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता के कारण इंडिया में एजुकेशन की सार्वभौमिकता और गुणवत्ता परख होने के सब्जेक्ट में कई प्रयास किए गए। कोठारी आयोग की सिफारिशों की बात हो या फिर 1986 की नई शिक्षा नीति के सभी गवर्नमेंट एजेंसी और नीति पत्रों में एजुकेशन की गुणवत्ता को एक अहम मुद्दे की तरह प्रस्तुत किया गया है और हो भी क्यों नहीं। बिना गुणवत्ता की एजुकेशन एक अधिकार मात्र है जो बच्चे के कोमल मन पर एक भार की तरह विराजित हो जाती है और ही कौन नौनिहाल अर्थहीन एजुकेशन के बोझ तले लर्निंग की अपनी प्रकृति को खो देता है और खो देता है। ऐसे न जाने अवसर जहाँ पे अपने भीतर क्षमता और संभावनाओं से अपना और देश का स्वर्ण फ्यूचर जो है गढ़ दे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए सृजनवाद गुणार्थ सार्थक एजुकेशन का वह स्वभाव व आमदनी थ्योरी है जिसमें बच्चा अपना सर्वश्रेष्ठ डेवलपमेंट कर सकता है और वास्तविक जीवन में अपने नॉलेज का सही तरीके से प्रयोग करते हुए चालाकी से जीवन यापन कर सकता है। पर अब देखिए एजुकेशन व्यवस्था का वास्तविक सरोकार बच्चे को प्रासंगिक अनुभव प्रदान करने वाला एजुकेशन प्रदान करता है जिससे वह अपने अनुभव से उस यथार्थ और व्यवहारिक नॉलेज की रचना करते हैं जो उन्हें चालाकी से जीवन यापन करने योग्य बनाते हैं, ठीक है। तो भारत, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स यही थी बात कुछ। सो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स स्कूल में प्रधानाध्यापक, स्कूल प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रधानाध्यापक। फ्रेंड्स द रूल ऑफ प्रिंसिपल आपका चौथा टॉपिक है, ठीक है। इसके बता देता हूँ, ठीक है। जिस प्रकार किसी देश को चलाने के लिए नेता की आवश्यकता होती है उसी प्रकार विद्यालय को चलाने के लिए प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होती है। प्रधानाध्यापक भी स्कूल का एक नेता होता है। यह स्टूडेंट टीचर, टीचर निरीक्षक, टीचर पेरेंट्स आदि के संबंधों में संतुलित एंड निरीक्षित करना है। स्कूल का टोटल वर्क सरलता एंड पसंदीदा से चलता रहता है। इसके लिए उसे उन विवरण एंड एजुकेशन स्टेजेस को भी प्रस्तुत करना होता है जिसे पूर्ण करने के लिए टोटल एक्टिव स्कूल रहता है, सक्रिय विद्यालय रहता है, ठीक है। अब देखिए जो आपका प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्कूल का केंद्र बिंदु होता है।
स्कूल की सभी वर्ब्स उसके चारों ओर घूमती है। ठीक है, किसी भी स्कूल का डेवलपमेंट और अवनीति प्रधानाचार्य के ऊपर ही समाप्त हो जाता है। प्राथमिक स्कूल का नेता ही नहीं होता, वर्ण समाज का भी नेता होता है। वह समाज की आवश्यकताओं की निगरानी के लिए दृष्ट प्रणाली से स्कूल और समाज में अधिकाधिक सहयोग स्थापित करने के प्रयास करता है और स्कूल में समाज के आदर्श के रूप में समाज को भी प्रगति के पथ पर अंकित करता है। ठीक है, इसके बाद प्रधानाध्यापक उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य। प्रधानाध्यापक के उत्तरदायित्व और कर्तव्य। स्कूल में उन नागरिकों का कंस्ट्रक्शन किया जाता है जिसके ऊपर समाज, राष्ट्र और विश्व के कार्यों वर्ग के संचालन का भार रहता है। इस कारण प्रधानाध्यापक के ऊपर बहुत से इंपॉर्टेंट दायित्व बन जाते हैं। मेन टीचर के उत्तरदायित्व के सब्जेक्ट में श्री MOM मुखर्जी लिखते हैं, उसके बहुत से कर्तव्य और दायित्व होते हैं दायित्व हैं जो राज्य के एजुकेशन डिपार्टमेंट, हाई स्कूल के एजुकेशन बोर्ड, स्कूल के सचिव, स्थानीय लोक सभा, शिक्षक वर्ग और स्कूल में आने वाले स्टूडेंट्स से रिलेटेड है। प्रधानाध्यापक को निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्वों को वहन करना है। ठीक है, पहला आपका है शिक्षक कार्य। टीचर वर्ग। मुख्याध्यापक का सर्वप्रथम कर्तव्य स्टडी है। ठीक है, शिक्षण वर्ग प्रस्तावाध्यापक के लिए जो है स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आने का सर्वोत्तम साधन है। इसके लिए उसे 1 या 2 सब्जेक्ट का विशेषज्ञ होना चाहिए। उसे अपने स्कूल में हर दिन 1 या 2 घंटे में सबसे खास काम में शिक्षण वर्ग करना चाहिए। ठीक है, 2 शैक्षिक वर्ग। प्रत्येक शैक्षिक संस्थान के प्रधान दायित्वों में शामिल होता है। स्कूल के भिन्न स्वरूपों और कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए पूर्व योजना की आवश्यकता है। उन्हें बचपन से पूर्व सत्र के दौरान और सत्र की समाप्ति आदि पर योजनाएं बनानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद ये था। ठीक है, उसके बाद आपका ये है कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक का चयन। इसके लिए वह स्कूल में एक समिति का कंस्ट्रक्शन कर सकता है जो समय समय पर पाठ्यक्रम एंड पाठ्य सब्जेक्ट से रिलेटेड सुझाव एंड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम रूपरेखा है। प्रधानाध्यापक को कुछ अंश तक ही अपना निर्णय करने का अधिकार प्राप्त होता है। वह अपने सहयोगियों के सहयोग से निर्धारित पाठ्यक्रम को अधिक प्रासंगिक एवं प्रचलित बना सकता है। उसके बाद पाठ्यक्रम व्यवस्था के साथ साथ पाठ्यपुस्तकों का चुनाव करने का वर्ग प्रधानाध्यापक का ही है। पहला, उन्हें ऐसी किताबों का चयन करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले। उसके बाद लैंग्वेज सरल एंड शैली स्पष्ट रूप से दिखाई जाएगी। थर्ड, पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम को पूर्ण करने वाला और क्लास के मेंटल स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पाठ्यक्रम को छपाई सुंदर, स्पष्ट एंड स्टूडेंट्स के एज के अनुकूल होना चाहिए। जैसे बच्चों के लिए डेट्स और बड़ों के लिए महीन। ठीक है, उसके बाद पाठ्य पुस्तक अधिक महंगी नहीं होनी चाहिए और उसे नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या क्या चीजें। पाठ्यक्रम सह लेखन छपाई की व्यवस्था। आधुनिक युग में किताबी ज्ञान के साथ साथ फिजिकल, सोशल और साहित्यकार छपने को भी महत्व दिया जाने लगा है। ठीक है, अब पाठ्यक्रम सह प्रवेश को पाठ्यक्रम का आवश्यक अंग माना जाने लगा है। इसलिए स्कूल्स में उनके संगठन की इम्पोर्टेंट देता प्रधानाध्यापक है। उनके संगठन करने से पूर्व उन्हें यह देखना आवश्यकता है कि स्कूल में कौन सी छाप को सरलता एंड रहस्य के रूप में फैलाना है जिससे स्टूडेंट्स में चाइल्ड डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद 5 है
कि फिजिकल एजुकेशन की व्यवस्था है। प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने स्टूडेंट्स के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए स्कूल में उपयुक्त अवसर प्रदान करे। इसके लिए उसे स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज, खेल कूद, ड्रिल, फिजिकल एजुकेशन आदि की व्यवस्था के अतिरिक्त विद्यालय में डॉक्टरी सेवाओं की स्वच्छता आदि पर पूरा ध्यान देना परमावश्यक है। ठीक है, परमावश्यक है। उसके बाद समझ लीजिए 6, अनुशासन एवं चारित्रिक भावना की स्थापना। इस विद्यालय में, स्कूल में अनुशासन बनाए, डिसिप्लिन बनाए रखे प्रधानाध्यापक का प्रमुख उत्तरदायित्व है। इससे टीचर और टीचर और प्रिंसिपल दोनों को ही शिक्षण वर्क और अदर स्कूल्स के वर्क में सुविधा मिलती है। साथ ही स्टूडेंट्स में नैतिक गुणों का डेवलपमेंट होता है। डिसिप्लिन के अभाव में विद्यालय संगठन का वर्क पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। ठीक है, अब समझ लीजिए ये वाला बात। टीचर्स के साथ संबंध। प्रिंसिपल का कर्तव्य है कि वह अपने सहयोगी और टीचर्स के लिए फ्रेंड जैसा बिहेव करे। ठीक है, आवश्यकता होती है कि उन्हें सलाह दे और स्कूल्स में योजना सभी टीचर्स से परामर्श करने के लिए टाइम बनाए और उन्हें उनकी उचित सलाह दी जाए। उसे छोटी छोटी बातों पर टीचर्स के साथ कठोर बिहेवियर नहीं करना चाहिए। टीचर्स को देखने और समझने के लिए समय समय पर स्टाफ को हटा दिया जाता है और टीचर्स को भी अपने विचारों को प्रकट करने के पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, अब समझ लीजिए 8, छात्रों से संपर्क, स्टूडेंट्स से कांटेक्ट। रिपोर्टाध्यापक को स्टूडेंट्स से कांटेक्ट करें, जिससे उसे चाहिए उससे स्टूडेंट्स की समस्या, प्रॉब्लम का समाधान आसानी से कर सकता है। स्कूल में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य के साथ योग करना चाहिए। प्रधानाध्यापक को उनकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए और उनका सॉल्यूशन करने का प्रयास करना चाहिए। एक या दो बार विद्यालय में अमृति किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद समझिए जुड़ाव से संबंध। क्या? जुड़ाव से संबंध। परमाध्यापक को विद्यालय में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कड़ी मेहनत और गंभीरता के साथ धूम्रपान करना चाहिए। प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल को उनकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए और उनका समाधान करने का प्रयास करना। ये तो हो गया हम लोग का। चलिए 10, प्रिंसिपल और समाज। स्कूल एंड समाज का रिलेशन किसी भी प्रकार से होता है। प्रिंसिपल का स्कूल के प्रति ही नहीं, वर्ण समाज के प्रति का उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, उसे समाज की आवश्यकताओं की जांच भी करनी चाहिए। वह समय समय पर स्टूडेंट्स द्वारा समाज सर्विस और श्रमदान आदि की व्यवस्था स्कूल के समाज के निकट ला सकता है। ठीक है, परिनिरीक्षण। स्कूल की संपूर्ण योजना रहस्य के रूप में चल रहे हैं। इसका नॉलेज प्राप्त नहीं करने के लिए प्रिंसिपल को परिनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। यह उसकी इम्पोर्टेंट देनदारी है। वह निर्धारण के द्वारा ही समस्त एक्टिविटीज़ का नॉलेज प्राप्त कर सकता है और इसके द्वारा दोनों को दूर कर सकता है। निदेशकापक का शिक्षण क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट दायित्व है कि उसे प्रतिदिन असाइनमेंट करते हुए शिक्षण वर्क अवलोकन करना चाहिए। यदि कोई टीचर शिक्षण वर्क प्रणाली में नहीं कर रहा है तो उसे उसी समय न बताएं, घंटा खत्म होने के बाद बताएं या निरीक्षण करते समय उसे अपने साथ एक पुस्तक जानी चाहिए। उस पर उसकी गलती और सुझाव लिखना चाहिए। प्रिंसिपल को अवलोकन करते समय टीचर को केवल दोषी नहीं निकालना चाहिए, उसके अच्छे वर्क की भी प्रशंसा करनी चाहिए और उसे समय समय पर छात्रावासों का भी अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, उसका यह कर्तव्य, देखिए
उसका यह कर्तव्य है कि वह देखे कि छात्रावास में स्टूडेंट्स के रहने की व्यवस्था है कि नहीं। उसे रजिस्टर आय व रजिस्टर फोर्स रजिस्टर सूची रजिस्टर पेंशन रजिस्टर और उपस्थिति रजिस्टर का भी उल्लेख करना चाहिए। और प्रत्येक पत्र के उत्तर बड़े लिंक को देखते हुए, हर दिन डाक को देखते हुए ही बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल का महत्व। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाध्यापक का महत्व, प्रधानाचार्य का महत्व। पहला, विद्यालय प्रधान शक्ति, स्कूल की मेन शक्ति। प्रिंसिपल स्कूल का मेन होता है एंड वह स्कूल का सर्वेक्षण सर्वा होता है। टीचर एम्प्लॉयज सभी टीचर एम्प्लॉय और उसका पालन करते हैं। वह अपने व्यक्ति के प्रभाव से स्कूल स्तर को ऊंचा उठा सकता है। स्कूल के स्तर को ऊंचा उठा सकता है। टीचर और स्टूडेंट दोनों ही उसी में मोटिवेशन ग्रहण करते हैं। इस सब्जेक्ट में रायबर्ड लिखते हैं, मेन टीचर पाठशाला के भिन्न अंगों को प्रमाणीकरण के सूत्र में बांधकर रखने वाला वह उपकरण है जो संस्था भर में संतुलन बनाए रखता है और साथ ही इस बात की चेष्टा करता है कि उसका शांतिपूर्ण और सर्वांगीण डेवलपमेंट होता रहे। वह पाठशाला की स्पीड का निर्धारक और वह विज्ञापन दाताओं को जो समय के साथ साथ विकसित होती है एक निश्चित रूप देने वाली मेन शक्ति है। ठीक है। 2, स्कूल का केंद्र बिंदु। ठीक है, प्रिंसिपल स्कूल का केंद्र बिंदु होता है। स्कूल का पूरा स्टाफ विद्यालय का पूरा स्टाफ उसका दूसरा पहलू है। स्कूल के ऑल कार्यक्रम उसी के द्वारा संचालित होते हैं। स्कूल की सक्सेस एंड भाग्य प्रिंसिपल के ऊपर ही रुक जाता है। विद्यालय के ऑल एम्प्लॉयज एंड टीचर उसका पालन करते हैं। ठीक है, पालन करते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए एक और बात, आप समझिए कि शैक्षिक क्षेत्रों में इम्पोर्टेंट स्थिति, शैक्षणिक क्षेत्रों में इम्पोर्टेंट स्थान होते हैं। ऑल प्रोसेस उसी के निर्देशन में बेस्ड होती है। वह अलग अलग व्यवस्था करता है जिससे शिक्षण कार्य इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 4, स्कूल और समाज के मध्य कड़ी। प्राथमिक स्कूल और समाज के मध्य कड़ी है। उसका रिलेशनशिप केवल विद्यालय, टीचर एंड स्टूडेंट्स से ही नहीं, समाज से भी होता है। वह विद्यालय में इस प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिस समाज के मेंबर्स किसी भी विद्यालय में एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, शामिल हो जाते हैं। ये हो गई बात इसकी। अब बात करते हैं प्रिंसिपल के गुण की बात कर लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल का पद बहुत ही देयतापूर्ण होता है। इस पद के दायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रिंसिपल में कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है। इस सब्जेक्ट में ब्रेन लिखते हैं वह प्रबंधक, नेता, दर्शक, व्यापारी, निदेशक, आयुक्त, पर्यवेक्षक, टीचर्स का पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और फ्रेंड आदि सब कुछ है। प्रिंसिपल में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। ठीक है, पहला गुण देखिए, ये पहला गुण क्या होना चाहिए प्रिंसिपल के अंदर? अच्छी आदतें एंड व्यक्तिगत लाइफ में शुद्धि। प्रिंसिपल को खुद में कुछ अच्छी प्रतिक्रियाओं करना, कंस्ट्रक्शन करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स पर भी उसके अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं। यदि प्रिंसिपल में अच्छी आदत नहीं है तो वह अपने स्टूडेंट्स में भी अच्छा ग्रहण करने वालों का डेवलपमेंट नहीं कर सकता। उनका व्यक्तिगत लाइफ भी शुद्ध होना चाहिए। यदि उनका व्यक्तिगत लाइफ शुद्ध नहीं है तो यह उनकी सक्सेस पर प्रभाव
पर प्रभाव डालता है और राइट्स पर देता है। ठीक है। 2, नेतृत्व की भावना। नेतृत्व की भावना होना परम आवश्यक है। ऐसे लोगों का नेतृत्व करता है जो शारीरिक एजिबिलिटी में उसके सवार होते हैं। उसे अपने साथियों की एजिबिलिटी और क्षमता में निष्ठा रखते हुए लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए और इसमें शामिल स्टूडेंट्स को प्रेरित करने और उनकी पथ प्रकट करने की क्षमता भी सामने आनी चाहिए। ठीक है। सहानुभूति की भावना। सहानुभूति की भावना प्रिंसिपल में सहानुभूति का गुण होना आवश्यक है। उन्हें अपने स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के साथ सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए। यदि वह उनकी सहानुभूति की भावना रखती है तो वह डूबने का नेतृत्व करने में भी सक्सेस होगी और वे भी हमेशा उसकी हेल्प देने के लिए तैयार रहेंगे। इसके अभाव में वह अपने साथियों एंड स्टूडेंट्स का विश्वास पात्र नहीं बन सकता। ठीक है। 4, उच्च चरित्र। प्रिंसिपल का चरित्र होना काफी आवश्यक है। उसके चरित्र पर ही ऑल स्कूल का चरित्र कायम रहता है और स्टूडेंट पर उसके चरित्र का प्रभाव पड़ता है। वे हर प्रकार की मोटिवेशन लेकर अपने लाइफ को उसी के अनुसार बनाने का प्रयास करते हैं। यदि एक प्रिंसिपल भ्रष्ट, पतित एंड दुर्बल चरित्र का है तो स्कूल का ऑल एनवायरमेंट भी भ्रष्ट एंड पतित हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आत्मनियंत्रण हो रहा आत्मनियंत्रण देख लीजिए। आत्मनियंत्रण प्रिंसिपल में आत्मनियंत्रण का होना आवश्यक है। उसे कठिन से कठिन सॉल्यूशन का धैर्यपूर्वक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है कुशल संगठना। प्रिंसिपल को कुशल संगठनकर्ता होना चाहिए। उसे स्कूल के मूल थ्योरी, समाज की आवश्यकताएं एंड आदेशों का नॉलेज होना आवश्यक है। इसी एजिबिलिटी के रीजन वह स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सी स्थितियों का सॉल्यूशन कर सकता है। ठीक है। कुशल क्लिप। वीडियो क्लिप को कुशल क्लोज होना चाहिए। कुशल होने के लिए अधिक घनिष्ठ एजिबिलिटी हो सकती है। इस प्रकार कुशल एजिबिलिटी करने की एजिबिलिटी, योग्य टीचर्स और एम्प्लॉयज की नियुक्ति की एजिबिलिटी एंड वर्क की व्यवस्था एंड संचालन, समन्वय और बजट बनाने की एजिबिलिटी की आवश्यकता होगी। ठीक है। व्यावसायिक ज्ञान, व्यावसायिक नॉलेज। प्रिंसिपल को अपने बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। उसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की रीतियों, पाठ्यक्रम के अनुरूप और एजुकेशन एजिबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए। उसे अपने व्यावसायिक नॉलेज को नवीनतम बनाने के लिए पेशेवर साहित्य का स्टडीज करते रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद न्यायप्रिय। तो प्रिंसिपल को न्यायप्रिय होना चाहिए। उन्हें ऑल टीचर्स को समान दृष्टि से देखना चाहिए और उनके साथ न्यायपूर्ण बिहेव करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है सोशल नियमितता। हर एक प्रिंसिपल को टाइम का पाबंद होना चाहिए। यदि वह खुद टाइम पर विद्यालय आता है तो उसके प्रभाव टीचर एंड स्टूडेंट दोनों अलग हो जाते हैं। इसके विपरीत आचरण करने पर स्टूडेंट एंड टीचर से टाइम की नियमितता की आशा करना है। ठीक है। सोशल भावना। स्कूल समाज का लघु रूप है। उन्हें समाज के अदर मेंबर्स के साथ कांटेक्ट रखना चाहिए। स्कूल के वर्क्स में टीचर्स की सलाह के साथ स्टूडेंट्स के लिए उपयुक्त से भी सलाह लेनी चाहिए।
अब देखिए, अब आता है आपका ये भाषण कला में डेक्स्टर। भाषण कला में डेक्स्टर, प्रिंसिपल को भाषण कला में डेक्स्टर होना चाहिए। नेशनल फेस्टिवल पर भाषण देना चाहिए स्कूल में, और ऐसे अवसर पे भी है जिनके रीजन कई प्रिंसिपल जन समुदाय में आते हैं, आपके विचार प्रकट होते हैं। निष्ठावान, प्रिंसिपल को चरित्रवान एंड विद्वानों के साथ साथ निष्ठावान भी होना चाहिए। यदि आप अपने बिजनेस में निष्ठा रखते हैं तो वह अपनी कर्तव्य एंड देनदारियों का निर्वाह करने में समर्थ रहेगा। प्रिंसिपल को अपने बिजनेस, टीचर, स्टूडेंट्स में निष्ठा की आवश्यकता है। इसके अभाव में यह दबंग नेतृत्व नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद है कि विद्वता, प्रिंसिपल में उच्च शैक्षणिक एलिजिबिलिटी का होना आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। टीचर वर्ग का नेता होने के रीज़न यह आशा की जाती है कि वह विद्वान हो, जिससे ऑल टीचर वर्ग उसकी जनरल विद्वता के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सके। उसके कम से कम नॉलेज के किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ को जरूरी होना चाहिए और उसे लगातार एनालिसिस में रुचि रखनी चाहिए। वह खुद की टीचर वर्ग का डेवलपमेंट तभी कर सकता है जब वह अपने इस सब्जेक्ट और बिजनेस के स्टूडेंट बने हो। सो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल का तो यही था। बढ़ते हैं अब हम लोग अपने 5वें टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, टीचर्स एडवाइस इसलिए है क्योंकि याद दिलाने के लिए टीचर्स का, क्योंकि यहाँ भी रहता है तो इसलिए। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति को समाज के साथ समन्वय बैठाने और लाइफ जीने के लिए जन्म के बाद से ही सीख की ज़रूरत होती है। बचपन में उसे बोलना, अगर जो है उसको भूख लगने पर खाना मांगना, लोगों को संबोधित करना आदि के लिए फैमिली रूपी एक शिक्षण संस्थान का सहारा मिलता है। वक्त के साथ उसे समाज में रहने और लोगों से तालमेल बैठाने के लिए स्कूल, कॉलेज, विद्यालय कॉलेज में से एजुकेशन दी जाती है। ये तो वह जगह होती है, वह प्लेस होती है जो ह्यूमन को सीख देने के लिए माध्यम बनती है। लेकिन शिक्षक या टीचर किसी प्लेस या माध्यम की तुलना में सबसे ज़्यादा अहम होता है। हर ह्यूमन के लाइफ में टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शिक्षक ही जिंदगी जीने का सार बताते हैं, सिखाते हैं और नॉलेज देते हैं। उस नॉलेज का कैसे उपयोग करना है ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए माता पिता से भी ऊपर शिक्षक का दर्जा होता है। एक बच्चे का फ्यूचर टीचर ही बना सकता है। शिक्षक की इसी अहमियत को सम्मानित करने के लिए हर साल 5 सितंबर को जो है आपका टीचर डे मनाया जाता है। टीचर डे के मौके मनाया जाता है। ठीक है, अहमियत ज़रूरत भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ज्ञान, नॉलेज की प्राप्ति के लिए बच्चे को नॉलेज की प्राप्ति एक टीचर ही करा सकता है। यही नॉलेज बच्चे के फ्यूचर में बेहतर काम आता है। लोग पढ़ लिख कर नॉलेज प्राप्त करते हैं और नॉलेज के माध्यम से समाज में जीवन यापन के लिए ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। लेकिन जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते, उन्हें नॉलेज की वह नॉलेज की आवश्यकता को समझ सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर बनाने के लिए एक बच्चा जन्म से माता पिता पर निर्भर करने लगा, बड़े होने पर फैमिली उस पर निर्भर करने लगता है। ठीक है, फैमिली का भरण पोषण करने के लिए चिल्ड्रन को अच्छी नौकरी या करियर बनाना होता है। करियर के बेस पर उसे सैलरी मिलती है जिससे उसका घर चलता है। लेकिन करियर में तरक्की और अच्छी सैलरी की ज़रूरत है। एक टीचर की रीज़न ही पूरी हो पाती है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता लिखाता है और इसे इस काबिल बनाता है कि वह अपना फ्यूचर बना सके। ठीक है,
सही मार्गदर्शन करने के लिए एक शिक्षक ही आपको बताता है कि आपके लिए लाइफ में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। टीचर सबसे अच्छा शुभचिंतक होता है जो आपके भले के बारे में सोचता है। वह आपको वो बताता है कि सही मार्ग क्या है, गलत राह पर जाने के क्या रिजल्ट हो सकते हैं। सही गलत में फर्क करना टीचर सिखाते हैं, जो लाइफ भर आपके काम आता है, आपके वर्क आता है। और कुछ भी करेंगे से पहले आप उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। ठीक है। समाज से जोड़ता है टीचर। बच्चे को बोलना माता पिता सिखाते हैं, लेकिन किसी बात को कैसे कहना है, क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, किस तरह से बात करनी है, सम्मान करना क्या होता है, ऐसी ही कई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टीचर देता है। टीचर आपको संवाद करने का सही तरीका सिखाते हैं। अगर बच्चा बोलने में अच्छा नहीं होता तो उसे कैसे प्रोत्साहित करना है, ये टीचर ही बताता है। अब हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ लर्नर। अधिगम की स्थिति में अधिगमकर्ता की भूमिका। रोल ऑफ लर्नर लर्निंग पोजीशन। अधिगम की स्थिति में अधिगमकर्ता की भूमिका। ठीक है। रोल नॉलेज के सृजन की प्रोसेस लर्निंग कहलाती है। विद्यार्थी स्टूडेंट्स अपने वर्ब्स क्रियापदों एंड प्रदान की गई कंटेंट से नॉलेज प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट निम्नलिखित प्रोसेस से लर्निंग करते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के आसपास का इन्वायरमेंट, प्रकृति, वस्तुएं, व्यक्ति एंड लैंग्वेज से अंतक्रिया करके स्टूडेंट लर्निंग करते हैं। 2 जो चिल्ड्रंस की प्रकृति सीखने की होती है एंड उनमें लर्निंग की क्षमता होती है। क्या होती है? लर्निंग की क्षमता होती है। उसके बाद देख सकते हो आप लोग, स्टूडेंट स्कूल में एंड बाहर दोनों प्लेस अधिगम करता है, लर्निंग करता है। दोनों स्थानों में संबंध होने पर लर्निंग प्रोसेस सुदृढ़ होती है। ठीक है। स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस, कार्य, पढ़ने, विमर्श करने, पूछने, सुनने, सोचने एंड मनन करने से जो है वह लर्निंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद है विद्यार्थी स्टूडेंट भाषण के वर्ड पर लेखन से या स्व, ठीक है, अब देखिए विद्यार्थी या तो हो या स्व अभिव्यक्ति से लर्निंग करते हैं। 6 विवेचना करना, आज से निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता का डेवलपमेंट करना आदि लर्निंग की प्रोसेस के इम्पोर्टेंट पक्ष हैं। ठीक है। 7 लर्निंग का प्रभाव सामाजिक इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है, जहाँ से टीचर एंड स्टूडेंट्स आते हैं। स्कूल एंड क्लास का सामाजिक इन्वायरमेंट लर्निंग की प्रोसेस एंड पूरी एजुकेशन प्रोसेस को प्रभावित करता है। ठीक है। 8 स्कूल्स में शिक्षण लर्निंग ब्यूटीफुल एंड सुखद इन्वायरमेंट में हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें व्यवहारवाद की 2 बुनियादी धारणाएं क्या है? पूर्णता और संगठनवाद, संज्ञानात्मकता और समाजवाद, व्यवहार और अनुभूति, निर्माणवाद और समाजवाद। क्या है भाई, कृपया हमें भी बताइए जी। इसका आपका क्रियान्वितता और संगठनवाद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यवहार के जन्मजात बाय बर्थ प्रतिरूप जो जीव साइंस के अनुसार निर्धारित होते हैं, उन्हें यह भी कहा जाता है पहचान, ड्राइव, सहज नॉलेज, बुद्धिमत्ता। तो आपकी सहज नॉलेज। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, व्यवहारात्मक उद्देश्य की विशेषता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अवलोकनीय और परिमेय, अवलोकनीय और असीमित, गैर अवलोकनीय, तो अवलोकनीय और परिमेय। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी फिजियोलॉजिस्ट जिसका शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल
कंडीशनिंग पर किया गया कार्य बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र को प्रभावित करता है वे है एडवर्ड थार्डाइक, वोल्फ गैंग कोहलर, जीन पियाजे, इवान पाव। तो आपके इवान पाव। अब है प्रत्ययन व त्रुटि अधिगम किसने दिया? थार्डाइक, पावलो, गिलफोर्ड या कोहलर। तो आपके थार्डाइक ने दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस थ्योरी को पूर्ण बलन का थ्योरी भी कहते हैं? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन थ्योरी, अंतर्दृष्टि थ्योरी। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन थ्योरी। अब है क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? पावलो, स्कीनर, थार्डाइक, इनमें से कोई भी नहीं, तो होगा स्कीनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आधुनिक लर्निंग थ्योरी के जनक कौन थे? आपके? जॉन बी वॉटसन, जीन पियाजे, ली वाइगोत्स्की, इवान पेट्रोविच पावलो। तो इवान पेट्रोविच पावलो सबसे ज्यादा इन्हीं का अभी तक आ रहा है। अगला क्वेश्चन है पावलो के प्रयोग में कौन सा वातानुकूलित उद्दीपक है? केवल मांस प्लस घंटे, लार निकालना, केवल घंटे। तो 4 यानी कि केवल और केवल घंटे। लास्ट क्वेश्चन इसका है बिहेवियरिज्म से क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन थ्योरी ब्लैंक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पावलो, स्कीनर, थार्डाइक, कोहलर। स्कीनर द्वारा एक बार फिर आया था लेकिन फिर एक बार हो जा रहा है। तो फ्रेंड यही बिहेवियरिज्म का कभी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही आपकी फ्रेंड्स थी बिहेवियरिज्म का आपका। अब बढ़ते हैं आगे देखिए। अब सेकंड टॉपिक कॉग्निटिज्म का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। ब्लैंक अपनी सोच पर विचार करने हमारी लर्निंग की प्रक्रिया को स्वनियमित करने की क्षमता का एक प्रमुख घटक है। ध्यान देने की प्रक्रियाएं, प्रतिधारणा की प्रक्रियाएं, संज्ञान या संज्ञान है या फिर अधिसंज्ञान। तो आपका हो जाएगा अधिसंज्ञान। दूसरा क्वेश्चन अधिसंज्ञान से ले आऊँ। अधिसंज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं मतलब नेगेटिव, उसका आंसर था, तो इसलिए मैंने उससे क्वेश्चन ले लिया था। ठीक है, अधिसंज्ञान अपने नॉलेज पर मनन करने में हेल्प करता है। अधिसंज्ञान एक निचले सीक्वेंस का नॉलेज है। अधिसंज्ञान संज्ञान और लर्निंग को नियमित करता है। या फिर अधिसंज्ञान सोच के बारे में सोच है, मतलब सोच के बारे में सोच। तो अधिसंज्ञान एक निचले सीक्वेंस का नॉलेज है, ये सही हो जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने स्टूडेंट्स के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना, जो समझ में नहीं उत्तरों का सहज अनुमान लगाना, आत्म प्रश्नोत्तरी और आत्म परीक्षण। तो इसमें सही हो जाएगा त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना। क्वेश्चन नंबर 4 है वह नॉलेज जो व्यक्ति की अपनी सोच के बारे में और अपने खुद के सीखने के बारे में होता है ब्लैंक कहलाता है? संज्ञान, अधिसंज्ञान, घोषणात्मक नॉलेज या प्रक्रियात्मक नॉलेज। तो हो जाएगा अधिसंज्ञान। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा संज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है? बिना संलग्नता के कंटेंट का कठ स्थानीकरण करना, दूसरों के बिहेवियर की नकल करना, अपनी ही सोच की प्रक्रियाओं के सब्जेक्ट में सोचना, किसी विशिष्ट फूड को पकाने की रेसिपी का वर्णन करना। तो होगा अपनी ही सोच की प्रक्रियाओं के सब्जेक्ट में सोचना। ठीक है। 6th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चरण ब्रूनर के संज्ञानात्मक डेवलपमेंट थ्योरी का हिस्सा नहीं है? सक्रियात्मक अवस्था, देखिए नहीं है, नहीं मतलब नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतर्दर्शी अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। तो अंतर्दर्शी अवस्था। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है लर्निंग की रणनीतियों के ग्रुप जो अधिक वर्ग विशिष्ट है ब्लैंक कहलाते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष, सकारात्मक अभिवृत्तियां, प्रारूप, परा संज्ञानात्मक पक्ष। तो संज्ञानात्मक पक्ष। 8 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से
रिलेटेड नहीं है। प्रत्यक्ष बोध, चिंतन, चलना, संप्रत्य निर्धारण, चलना, ठीक है, चलना होगा। 9 क्वेश्चन है, भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे से ब्लैंक, पूरी तरह से अलग है, स्वतंत्र है, जुड़ी हुई है, रिलेटेड नहीं है, जुड़ी हुई है होगा, ठीक है, जुड़ी हुई। लास्ट क्वेश्चन है इससे, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है? जितनी बार संभव हो प्रासंगिक और अच्छी तरह से तैयार की गए टेस्ट आयोजित करना, पारंपरिक विधियों को पूर्ण बलित करने वाले एक्टिविटीज को प्रस्तुत करना, एक समृद्ध और विविध इन्वायरमेंट प्रदान करना, संयोग की तुलना में व्यक्तिगत गतिविधियों पर एक्टिविटीज पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। तो होगा एक समृद्ध और विविध एनवायरनमेंट प्रदान करना। तो यह थी आपकी जो आपका कंस्ट्रक्टिव वाला थ्योरी था उसका स्टूडेंट मैथ की अपनी अवधारणा को विकसित करते हुए एक आगात्मक विधि, रचनावादी विधि, अन्वेषण विधि, निगमात्मक विधि। तो आपके रचनावादी। क्वेश्चन नंबर 7 और तुल्यकालिक कंडेंसेशन और सिंक्रोनस अधिगम, ब्लैंक स्थिरीकरण, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, रचनावादी / निर्माणवादी, सम्मिश्रित। तो रचनावादी / निर्माणवादी ऊपर वाले क्वेश्चन का तो मिल जाता है। तीसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है कौन सा अधिगम का रचनावादी विचार नहीं है? ठीक है, देख रही हो आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम ये वाला है? तो अधिगम वैसा का वैसा हूबहू संप्रदाय में स्कीमा है। अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है। नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर बेस्ड है होता है। ये देख लीजिए और आंसर देखते हैं। तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कक्षा शिक्षण के संरचनावादी मॉडल की मूलभूत विशेषता नहीं है? प्रतिबिंब, संयोग, संरचना, मूल्यांकन। तो आपका मूल्यांकन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रचनावाद एक अधिगम का सिद्धांत है जो ब्लैंक पर बेस्ड है। विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासवादी मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, व्यवसायिक मनोविज्ञान। तो आपका 3 संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थी अर्थपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं अगर शिक्षिका शिक्षण अधिगम के लिए ब्लैंक दृष्टिकोण का उपयोग करती है। व्यवहारवादी, रचनात्मक, गैर संदर्भित, यांत्रिक। तो रचनात्मक। 5वां क्वेश्चन है, अभिकथन ए, एक शिक्षिका को बच्चों को कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कारण आर, बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं है और ग्रहणशील तरीके से सबसे बेहतर सीखते हैं। पहला, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 2, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। 4, ए और आर दोनों गलत है। तो 4, ए और आर दोनों गलत है। कोई भी देख के क्या लग जाएगा। 6th क्वेश्चन है, रचनावादी ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जा सकता है? तबूला रस या कोड़ी स्लेट जिसका जीवन पूरी तरह से अनुभव द्वारा आकार में आया है। एक निष्क्रिय जिसे अनुकूलन के माध्यम से किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है और ढाला जा सकता है। एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक। लघु वयस्क जो आकार, संज्ञान, संवेग जैसे सभी पहलुओं में वयस्क से कम है। एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक। अधिगम के सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण की विशेषता है। अधिगम के लिए बच्चे के संज्ञान पर जोर, अधिगम के लिए सूचना के प्रसंस्करण पर जोर, अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर जोर देना, अधिगम के लिए अनुभव पर जोर देना, अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर जोर देना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 8 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? 1, सलमा विद्यार्थी को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। प्रमति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जब विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। 3, अर्धुंधी नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधी संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। 4, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है और वो है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं।
1 और 4 होगा, 1 और 3 होगा, 2 और 3 होगा, या 1 और 2 होगा? तो 2 और 3 होगा। 9th क्वेश्चन है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारतियों वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? व्यवहारवाद, रचनावाद, स्पष्ट अनुदेशन, सक्रिय अनुकूलन। रचनावाद का प्रयोग कर रहे हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। तो सहयोगी प्रायोजित कार्य, ठीक है। आगे का क्वेश्चन जो है वो आपके आगे के एग्जाम के लिए जितना क्वेश्चन बाकी है वो ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शेयर कमेंट और लाइक बना कर दिएगा। ठीक है, आज के लिए नहीं, अभी और है, ठीक है, लेकिन ये वाला ठीक है कर दीजिएगा। और इंटरनेट स्टॉप की वजह से नहीं आ पाया था, लेकिन इस आज सब आ जा रहा है एक ही साथ, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।